हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है संघीय मंत्री परिषद अध्याय 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होते हैं जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। औपचारिक दृष्टि से भारत में राज का प्रधान राष्ट्रपति जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्री परिषद में निहित हैं, अतः राष्ट्रपति के नाम पर शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद का जो संगठन है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। इस मंत्री परिषद में जो शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज और उप मंत्री। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है तथा मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच संवाद के लिए सेतु का कार्य करता है। वास्तव में इन दोनों प्रकार के नियुक्तियों में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। लोकसभा में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होगा उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो तब राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने का विश्वास हो। इसके बाद मंत्रियों का जो चयन है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है और अपने पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति सामान्यतः उस सूची पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। इसके बाद मंत्रियों की जो अर्हताएं हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो किसी सदन का सदस्य बने बिना भी आप मंत्री पद ग्रहण कर सकते हैं, परंतु मंत्री बनने के बाद संसद का सदस्य न होने पर उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यह बात अनुच्छेद 75(5) में वर्णित है। यदि उक्त अवधि में वह ऐसा करने में असफल रहता है, मतलब कि 6 महीने के कि बाद जो है वो किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे अपना पद को छोड़ना होता है। AR चौहान बनाम पंजाब राज 2001 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और एक बार मंत्री नियुक्त किया जा चुका है उसे दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये जो कि वाद है इसलिए दिया गया ताकि इसका दुरुपयोग न किया जाए। मंत्रियों के द्वारा जो शपथ ग्रहण है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। मंत्रियों को पद और गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथ दिलाई जाती है। मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्री परिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। वह अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर बनी रहती है। व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री का उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है। मंत्री परिषद का जो आकार है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, मूल संविधान में मंत्री परिषद के आकार से संबंधित कोई उपबंध नहीं था। संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 75(1) को जो है अंतः स्थापित करके जोड़ के यह इसमें उपबंध कर दिया गया 75(1) के क में कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम 83 मंत्री हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनके कार्यकाल और इनसे रिलेटेड जो तथ्य है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू, देखिए इनका जो अवधि है 1947 से 1964 के बीच और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
ये थे जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हुई। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं और ये प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विदेश में जो है आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हो गया। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा दोबारा बनते हैं और ये प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इसके बाद इंदिरा गांधी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। मोरारजी देसाई इसके बाद बनते हैं और सबसे अधिक आयु के यानी 81 ईयर्स के ये व्यक्ति थे और प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद चरण सिंह और ये एक ऐसा प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। इसके बाद इंदिरा गांधी बनती हैं, ये प्रथम प्रधानमंत्री थी जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई। इसके बाद राजीव गांधी ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ये प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा ये सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने थे, 17 दिन के लिए। इसके बाद एच.डी. देवगौड़ा ये दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री थे, प्रथम थे पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल ये पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से जो है प्रधानमंत्री बनते हैं और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी और दूसरा बार भी नरेंद्र मोदी, यानी 30 मई 2019 तक से लेके वर्तमान तक जो है प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। और ये प्रथम मुख्यमंत्री थे जो सीधे प्रधानमंत्री बने थे और एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कुछ संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे, 17 साल। सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी का 17 दिन। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, ये 2 बार जो है 1964 और 1966 में ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। एक से अधिक बार जो प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू 3 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार और नरेंद्र मोदी 2 बार। देखिए 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 क जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से जो है अधिक नहीं होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया था, तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा 2 बार जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर यानी ताशकंद में हुई। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद का जो है सामना नहीं किया। भारत के 3 प्रधानमंत्रियों, ये 3 प्रधानमंत्री का जो नाम है याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई थी और राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी जो जब प्रधानमंत्री बने तब उनका उम्र 40 वर्ष था और मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनका जो उम्र था 81 मतलब 81 वर्ष था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय 17 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं। राजकुमारी अमृत कौर किसी एक विभाग का सबसे लंबी अवधि तक नेतृत्व करने वाली केंद्रीय मंत्री थी। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री भी थी।
याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों के जो प्रकार हैं, देखिए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यही सरकार के नीतियों का संचालन करती है और इसके सदस्य अपने विभागों के यानी मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है अब इस शब्द को अनुच्छेद 352 में जो है शामिल कर लिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब इस शब्द को आर्टिकल 352 जो है इसमें शामिल कर लिया गया और आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली लिखित अनुशंसा पर कैबिनेट मंत्रियों के हस्ताक्षर का होना अनिवार्य कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री इन कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इनकी दो श्रेणी है। राज्य मंत्री की जो दो श्रेणी है, पहला है स्वतंत्र, याद रखिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और दूसरा वे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। उप मंत्री कनिष्ठ मंत्री होते हैं, जूनियर मंत्री होते हैं, जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इन सबका सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है। देखिए आकार में मंत्री परिषद बड़ी होती है और एक मंत्रिमंडल छोटा, परंतु महत्व के दृष्टि से मंत्रिमंडल जो है अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वही शासन का जो है शासन की नीति का संचालन करता है। कौन? मंत्रिमंडल। इसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए केवल वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। अतः यदि मंत्री परिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दशा में संपूर्ण मंत्री परिषद को अपना त्याग पत्र देना होता है। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है तथा सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए मंत्री चाहे जिस भी सदन से हो, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होगा, याद रखिएगा। परंतु मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्र के प्रमुख या राष्ट्रपति के प्रति होता है। इसके बाद मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक इकाई के रूप में कार्य करता है और इसकी बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार होती है, परंतु प्रधानमंत्री किसी भी समय जो है बैठक बुला सकता है। मंत्री परिषद बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और उसकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद के बैठक के लिए कोई निश्चित कोरम जो है यानी न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति नहीं होता है, न्यूनतम या निश्चित जो है कोरम नहीं होता है। मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट ही प्रत्येक मामलों पर निर्णय लेता है। प्राय सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। मतभेद की अवस्था में निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई भी मंत्री परिषद के निर्णय से सहमत नहीं होता है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने तथा इसके बाद डॉक्टर मथाई और श्री देशमुख ने भी मंत्रिमंडल के निर्णयों से मतभेद होने के कारण त्याग पत्र दे दिए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, इसके बाद उप प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती रही है और इस प्रकार यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पद है। अब तक कुल 8 व्यक्तियों को जो है उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त किया गया था, जो 1947 से 1950 ईस्वी तक
वो इस पद पर रहे। संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की परिस्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से वह प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। इसे मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री का दर्जा भी जो है दिया गया है और उप प्रधानमंत्री को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। वह प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में उसके सभी संपादित कार्यों को करता है। प्रधानमंत्री के मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात उप प्रधानमंत्री उसका पद ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात मंत्रिपरिषद का जो है विघटन कर दिया जाता है। अब तक कुल 7 बार मंत्रिमंडल के द्वारा जो है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है, किंतु अब तक उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 8 है। और इसका कारण यह है कि 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 2 उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ और जगजीवन राम कनिष्ठ को जो है, ये वरिष्ठ थे और ये कनिष्ठ थे, तो जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया था। चौधरी देवीलाल को 2 बार वीवी सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। याद रखिएगा, भारत के जो उप प्रधानमंत्री हैं इनके अवधि और मतलब कि जो किस प्रधानमंत्री के काल में कौन उप प्रधानमंत्री रहे, इनके नाम को जो है एक बार देख लेते हैं। पहला नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रधानमंत्री के समय में ये उप प्रधानमंत्री रहे, तो जवाहरलाल नेहरू के समय में। मोरारजी देसाई श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ये उप प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम श्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह ये भी मोरारजी देसाई, वाईवी चौहान चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व मतलब कि समय में ये उप प्रधानमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी देवीलाल इसके बाद चौधरी देवीलाल जो है 2 बार मतलब कि उप प्रधानमंत्री रहे हैं। एक बार विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में और दूसरा चंद्रशेखर सिंह के समय में। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो है ये उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए थे। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद में याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद में सदस्यों के 3 स्तर होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। और मंत्रिमंडल यह मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। इसमें केवल जो है याद रखिएगा, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। इसके बाद यह जो मंत्रिपरिषद होता है यह एक सांविधिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। और मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया, जबकि संविधान के मूल पाठ में इस शब्द को स्थान नहीं दिया गया था। मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल के द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद मंत्रिमंडल के संदर्भ में अगर बात करें तो व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिमंडल जो होता है व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की ही शक्तियों का प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल जो है नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी यह करता है। मंत्रिपरिषद यह एक बड़ा निकाय है जिसमें सामान्यतः 50 से 70 मंत्री शामिल होते हैं। समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री इसके आकार को घटा बढ़ा सकता है। वहीं मंत्रिमंडल यह मंत्रिपरिषद से जो है आकार में छोटा निकाय है या जिसमें जो है 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं। याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला शब्द है मंत्रियों का समूह। इसका मतलब क्या है? भारतीय संसदीय शासन में वर्तमान में मंत्रियों के समूह की संकल्पना का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत वे विषय जो अनेक मंत्रालयों से संबंधित होते हैं, ऐसे मामलों की देखभाल के लिए 3 या 4 मंत्रियों का समूह का जो है निर्माण किया जाता है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के समूह के विचार को अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व का जो शब्द है इसका मतलब क्या है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णय से मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सहमत होते हैं। मंत्रिमंडल के निर्णय की कोई भी जो है
सदस्य आलोचना नहीं कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल का सदस्य मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमत है तो उसे मंत्रिमंडल में बने रहने का अधिकार नहीं है। और एक मंत्री विशेष के निर्णय का बचाव लोकसभा में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य करते हैं। और यदि लोकसभा में मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य के विरुद्ध बहुमत से मतदान हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। और इसीलिए संसदीय शासन के संबंध में यह कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। देखिए, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों के बारे में संसद में उत्तर देता है। यदि किसी मंत्री ने मंत्रिमंडल के अनुमोदन से कार्य किया है तब सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है और इसका पूरा मंत्रिमंडल समर्थन करता है। यदि मंत्रिमंडल उसके कार्यों को अनुमोदित नहीं करता है तो दायित्व केवल उस विभाग के मंत्री का होगा। किचन कैबिनेट क्या है, आंतरिक कैबिनेट क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किचन कैबिनेट एक लघु निकाय है जिसे आंतरिक मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। इसमें 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री के पास एक किचन कैबिनेट रहा है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था के साथ साथ सत्ता का मुख्य केंद्र भी होती है। किचन कैबिनेट में कोई जरूरी नहीं है कि कैबिनेट के मंत्री ही रहें, बल्कि इसमें पारिवारिक और मित्र सदस्य भी हो सकते हैं। यह छोटा निकाय होता है, इसलिए निर्णय की प्रक्रिया अधिक तीव्र होती है तथा गोपनीयता को बनाए रखना आसान होता है। इसलिए इस निकाय से प्रधानमंत्री को आसानी से अपने कार्यों में सहायता मिलती है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में संसद के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।